हुकूमत ने एक मुतनाज़ा कानून बनाया था जहां पर कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों को जिनकी मौत होती थी कोरोना से और कोविड-19 से, उसकी वजह से मुसलमानों की तदफीन नहीं की गई थी और एक मुतनाज़ा कानून बनाया गया था, जिसके बाद ही जो कोरोना वबा से जिन लोगों की मौत होती थी, खासकर मुसलमानों की, उन्हें फिर तदफीन के बजाय उनको जलाया जाता था। और अब मुसलमानों को जबरदस्ती जलाने का जो मामला था, श्रीलंकाई हुकूमत ने मुसलमानों से अब माफी मांग ली है। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने मुतनाज़ा कानून बनाया था। तदफीन से वबा फैलने का खदशा जताया गया था तब 2020 के दौरान, और हुकूमत ने कहा था कि अगर इनको हम उनकी तदफीन करेंगे तो उससे वबा फैलने का मजीद खतरा लाहक है। श्रीलंका की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांग ली है। श्रीलंका ने माना है कि उसने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है और इसी एहसास के साथ श्रीलंकाई हुकूमत ने कहा कि कोरोना के दौर में कोविड-19 में मुब्तला मुसलमानों को जबरदस्ती जलाया गया, जो गलत था। श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि मुसलमान कोविड मुतासरीन को जबरदस्ती जलाया गया, उसके लिए वो माफी मांगते हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने आइंदा ऐसी गलती न करने की यकीन दहानी भी कराई है। श्रीलंका की हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया कि उसने कोविड के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यकीन दहानियों को नजरअंदाज, जो गाइडलाइंस की दी गई थी, उनको नजरअंदाज किया। वाज़ेह रहे, आलमी इदारे सेहत ने कोविड से हलाक अफराद को इस्लामी रसूमात के मुताबिक दफन करने को महफूज करार दिया था। कोरोना वबा के दौरान कोविड-19 से हलाक होने वाले 276 मुसलमानों को जबरदस्ती जलाया गया था। श्रीलंका की हुकूमत ने सेहत के खदशात के पेश नजर कोरोना वबा के दौरान एक मुतनाज़ा तदफीन की पॉलिसी नाफिज की थी। उसके मुताबिक साल 2020 में कोविड-19 से हलाक होने वालों को जलाने का लाजमी हुक्म जारी किया गया था, जिसकी वजह से मुसलमान अब बहुत सी दीगर अक़लियती बरादरियों को उनके मजहबी हुकूक से महरूम कर दिया गया था। हुकूमत ने कुछ माहिरीन का हवाला दिया था जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना से हलाक होने वालों को दफनाने से पानी आलूदा हो जाएगा, जिससे वबाई बीमारी मजीद फैलेगी। अब जरा बात बांग्लादेश की भी करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हालात आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहे हैं और कोटा सिस्टम के खिलाफ जो एहतजाज किया गया था, और एहतजाज के दौरान करीब 140 से ज्यादा अफराद की जान भी चली गई हैं। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार और कुछ सहाफी भी शामिल थे। जिसके बाद ही हिंदुस्तान और उसके साथ साथ ही दीगर कई ममालिक के तलबा जो वहां पर जेर तालीम है, मुख्तलिफ कोर्सेज में जेर तालीम है, वो कहीं ना कहीं उनके वालिदैन काफी परेशान नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में कुछ तलबा वो भी काफी परेशान नजर आ रहे, क्योंकि उनके बच्चे जो वो बांग्लादेश के अंदर थे। उसके साथ साथ ही करीब 500 यानी कि 500 जो तलबा है वो वापस फिर कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी पहुंचे हैं, लेकिन 3000 से 4000 के करीब जो तलबा है वो अभी भी जो है बांग्लादेश के अंदर है। ताहम बांग्लादेश में जो जम्मू कश्मीर से करीब 3000 से 4000 तलबा जेर तालीम है और उनमें से 500 तलबा सही सलामत अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। वही जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर नासिर खुमैनी ने गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अभी हालात बेहतर हो रहे हैं और जब बाकी तलबा है और वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, वो सही सलामत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ साथ वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का भी शुक्रिया अदा किया। जो है इवैक्यूएट किया जाए, तो हमने जो है मामला सरकार के साथ टेकअप किया। हमने चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ जो है एक्सटर्नल अफेयर्स माननीय जयशंकर जी को। हमने सारे जो हैं आला अधिकारी से उनके साथ बात की और जो है सरकार जो है अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती हैं। वहाँ से हमारा कम्युनिकेशन भी वापस आया है, अधिकारी से फ्रिक्वेंटली बात भी हो रही है और अभी तक 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वहाँ से जो है इवैक्यूएट किया गया है। इसमें से एक लड़की हादिया यूसुफ जो कि बडगाम कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उनका पासपोर्ट गुम हो चुका था। हालांकि उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की थी, लेकिन बदकिस्मती से जो है उनको पासपोर्ट ना मिला। तो फिर उनको जो है एम्बेसी ने एक डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्यूमेंट के बाद उसको बोला गया है कि
आप जो है कोलकाता बॉर्डर से जो है चले जाए, लेकिन वहाँ जब कोलकाता बॉर्डर पे वहीं हम पहुँच गई तो सारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया, उनके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे, लेकिन इस बच्ची के पास चूंकि पासपोर्ट नहीं था, बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको रात के 11:30 बजे वहाँ हाल्ट किया गया। मामला हमारे पास पहुंचा, हमने 11:45 बजे मामला मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया। रात के 11:45 तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स BSF की तरफ से इंटरवेंशन हुआ, लड़की को जो है फैसिलिटेट किया गया। हालांकि ठीक है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं था, बट फैसिलिटेट सरकार ने जो है ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन देखी कि मामला क्या है, तो लड़की को फैसिलिटेट करके वो अपने घर जो है आबाई जो है जो उनका गाँव है बडगाम कश्मीर, वो अभी तक पहुँच गया है। कुल मिला के हम बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो सारे 3500 से जो 4000 जो हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं। तमाम जो संस्थाओं की तरफ से जो बयान अभी तक आए हैं, कल हम देख रहे थे कि कई सारे स्टूडेंट अनट्रेसेबल हैं, बिल्कुल गलत है। हम मिनिस्ट्री के साथ भी संपर्क किए हुए हैं, स्टूडेंट के साथ भी हमारी बात। इस चीज में तो मेरी बात हो रही है, और मैंने कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेकर के जो आला अधिकारी उनसे कहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनसे उनके घर वालों का राब्ता कायम नहीं हो रहा है। तो उनका मिनिस्ट्रीज का कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं। तो क्या इस मसले पर, इस मौजू पर आपकी बात हुई है कुछ मिनिस्ट्रीज में? देखिए, इसमें थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन। असल में बात यह है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हुए थे, हालात को काबू पाने के लिए जो है सरकार ने वहां पे इंटरनेट पे पाबंदी लगाई थी। तो जब इंटरनेट पे पाबंदी है, नॉर्मली हम जो है, ये तो नेचुरल सी बात है कि फिर कम्युनिकेशन होना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब इंटरनेट धीरे धीरे जो है इलाकों में छोड़ा गया है, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल सेफ हैं, ट्रेस हो रहे हैं, अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं। हालात ठीक है, खराब अभी भी हैं, प्रोटेस्ट कहीं जगह चल रहे हैं, बट मामला सेफ है, स्टूडेंट हमारे सारे सेफ हैं। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई चोट आई किसी धरने में, किसी जो है अनरेस्ट, किसी प्रोटेस्ट, किसी वायलेंस में जो है अभी तक जो है घायल हो गए या वो पाया गया है। सारे जो है मिनिस्ट्री जो है भरपूर रिस्पांस दे रही है, ठीक है। कहीं जगह जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कहीं भी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया है, सिर्फ फ्लैट रेट वाले इलाकों में तयशुदा बोझ पर नजरसानी की जा रही है। KPDCL के MD और चीफ इंजीनियर ने कहा कि सार्फिन के फ्लैट रेट को वाज़ेह करने की जरूरत है और आने वाले सालों में हम चाहते हैं कि हर कोने में बिजली की दस्तयाबी हो। तब आवाम को भी मुतल्लिका महकमे के साथ ताउन करना होगा और बिजली का सही इस्तेमाल भी करना होगा। Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक। So primarily this press conference is to clear air कि there is no tariff hike which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, UT ऑफ लद्दाख एंड JNK, जो टैरिफ हाइक करता है। बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे flat rated consumers होते हैं, and as per supply code and under the electricity act जब हमारी KPDCL की teams inspections और assessments के लिए जाते हैं तो वहां पर load revision होता है, और उस load revision को हम बड़े calibrated manner में करते हैं और tariff hike जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है। सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है। ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है। तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक। हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज, और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकालकर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है। फॉर इंस्टेंस, जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं
और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है। विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी। उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं। नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है। कहने की गर्ज यह है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है। तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो। डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में you have to have a calibrated approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric division के executive engineers कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड। रह गया है और वो भी हमारा पूरा ट्रैक बना हुआ है जिससे कि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। और वापसी में भी लगभग मान के चल सकते हैं 3 से 3.5 घंटे का ही पैदल सफ़र अब रह गया है। तो जो हमारा डिस्टेंस है, अगर मैं पिछले 2 साल में बात करूं तो लगभग आधा हो गया है। पहले हम देखें तो 6 से 7 घंटे इस यात्रा में पैदल चलने में लगते थे, अब वही डिस्टेंस हम 3.5 से 4 घंटे में पूरा कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होंगे, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड होंगे, माताएं बहनें होंगी जिनको ज़रूरत होगी, या बाकी जो हमारे लोग होंगे जिनको लग्जरी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, उनके लिए भी हमारी हेलीकॉप्टर की सुविधा पिछले साल की तरह मौजूद रहेगी। और इसमें बीच में कुछ कंप्लेंट्स आए थे कि टिकट्स वन साइड के नहीं दिए जा रहे हैं, दोनों साइड के दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने कंपनीज़ को आदेश दिए और उन्होंने कहा कि वो दोनों साइड के भी और वन साइड के भी टिकट बुकिंग करेंगे। ये हेलीकॉप्टर की सेवा भी 2 कंपनीज़ हैं, दोनों के हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं, एक के पहुंच भी चुके हैं। 25 तारीख से ये शुरू कर दें जी। 2 बातें हैं, एक तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी बात है कि पिछली बार हमने, जैसा आपने बताया, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए माता के दरबार में, तो एक दिन में जब मैक्सिमम नंबर हमको 15,000 का मिला तो वो नंबर बहुत ज़्यादा था। और हम लोग आए दिन देखते हैं कि ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में बहुत प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होती है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक जो दूसरा रीज़न रहेगा वो ये भी होगा कि एक दिन में मैक्सिमम 10,000 लोगों को हम मचैल माता जाने के लिए रजिस्टर करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के कृपया आगे ना जाएं, क्योंकि हमने पुलिस को भी सख्त हिदायत दी हुई है कि या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, जो मात्र 2 मिनट का काम है। इसके वीडियोस और यूट्यूब पे भी जानकारी हमने सबको दी हुई है कैसे रजिस्टर करना है, केवल मोबाइल नंबर और बेसिक जानकारी डाल के। और अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकता है तो भी उनके लिए किश्तवाड़ में सरकूट मंदिर पे, गुलाबगढ़ में BDO ऑफिस में, और आखिरी पॉइंट चिशोती, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पे भी एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम रजिस्ट्रेशन का पॉइंट रखेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ आज की तारीख में IT का ज़माना है,
बड़ा सारा लड़के लोग हमारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। 2 मिनट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इनको लंबी लाइनों में लगने से बचेंगे और इनको बाकायदा एक QR कोड के नाम पे इनको टिकट मिलेगा, जो कि ये किसी भी पुलिस चेक पॉइंट पे या किसी भी जगह पे दिखा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप मात्र अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल के कर सकते हैं। साथ में अपने साथ अपना आधार कार्ड कैरी करें जब आप यात्रा में आ रहे हैं, ताकि आपका फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन हो सके। पूरे जो प्रबंध है प्रशासन की तरफ से इन प्लेस हैं। खासकर जो ट्रांसपोर्ट का दिक्कत आती थी उसके लिए आरटीसी की बसें, जैसे डीसी साहब ने कहा कि आरटीसी की बसें अरेंज की जा रही हैं और जो सफ़र जो है पैदल सफ़र है वो कम हो गया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो उसके साथ साथ ही जो पर्यावरण एक कंसर्न रहता है उसको लेके भी श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील रहेगी कि वो प्रशासन द्वारा जो डेडिकेटेड स्थान है वहीं पर अपना कचरा फेंकें, ताकि जो मचेल नाले और आसपास के इलाके की जो खूबसूरती है, जो पर्यावरण है, उसको बचा के रखा जा सके। तो हमारी तरफ से भी श्रद्धालुओं को अपील रहेगी कि वो अपनी तैयारियां जो हैं मौसम के हिसाब से करते हुए मचेल की यात्रा का प्लान करें, क्योंकि प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उसमें हम सबके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। शुमाली कश्मीर के बारामूला में आज दोपहर 12 साला नौजवान जहले में डूब गया है, जो इसके बाद ही पुलिस, SDRF और मकामी लोगों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है। शाम देर गई तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन उसके बाद ही अंधेरे की वजह से जब अंधेरा हुआ तो वहां पर फिर ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। जबकि इस दौरान शाम देर गई दुआ भी की गई है कि उस 12 साला जो लड़का था उसकी लाश मिल जाए, लेकिन शाम देर गए तक उसकी लाश नहीं मिली है और उसकी तलाश के लिए SDRF, मकामी पुलिस, गोताखोर और जो मकामी लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद थे उसकी तलाश के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिला है और न ही उसकी लाश बरामद हुई है, बाजियाब हुई है। लेकिन उसके बाद ही अब पुलिस और SDRF की जानिब से कहा गया है कि कल सुबह ही दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा। जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि ये स्कूल गया था और स्कूल से आते वक्त जब उन्होंने घर से खाना खाया तो खाना खाने के बाद ये नहाने गया था और नहाने के दौरान ही जहल में ये डूब गया। अगरचे कुछ लोगों ने उन्हें देखा था, उस नौजवान को, उस लड़के को देखा था और उसे बचाने की कोशिश भी की गई थी, ताहम वो नाकाम हुए, जिसके बाद ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक उसे बाजियाब नहीं किया गया। यहाँ पर हम पहले शुक्रिया अदा करते हैं DSP साहब का और SHO साहब का जो अभी तक यहाँ थे। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन थी उनसे कुछ मिला नहीं अभी। ऊपर वाले की क्या मर्जी है ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। बाकी हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि ये बेचारा जल्द से जल्द अपने मतलब राह को शान मतलब हाथ उज़ैर नसीर 12 साल का था। जी हाँ, उज़ैर नसीर 12 साल का था। ये 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। एक्चुअली घर आया था स्कूल से, तो खाना खा के 2 बजे उतरा है घर से, यहाँ पर नहाने के लिए उतरा है। तो 1-2 लड़के थे, ये साथ में इसके भी थे, तो ये यहीं पर डूब गया है। अब पार्क की साइड एक बंदा चल रहा था, उसने देखा है उसको, उसने बचाने की कोशिश भी की मगर वो नहीं बचा सका उसको। सर अब हम DSP साहब से हमारी ये गुजारिश है कि हमें ऐसे ग्रोथखोर ऐसे इस टाइम में होनी चाहिए, कि ऐसे सीनियर बंदे होने चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं गुजारिश करता हूँ SSP साहब, DSP साहब से कि इन चीज़ का एक ख्याल रखें। जाता है 12 साल ये बच्चा, हालांकि पहले ये स्कूल गया था, आज दिन भर ये स्कूल था, उसके बाद जो है दोपहर के बाद जब छुट्टी हुई तब ये घर गया। उसके बाद जो है ये नहाने के घर से इस किनारे पे आया था। यानी कि हम जलशीरी का जो बारामूला का इलाका है जहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया, और इस हादसे के बाद जो है मुकामी लोगों की जानिब से काफ़ी मशक्क़त की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF की जानिब से, और इस वक्त तक जो है ये बॉडी जो है रिट्रीव नहीं की गई। अब इस वक्त अंधेरा हुआ है और अंधेरे की वजह से जो है यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो बंद कराना पड़ा। अब कल सुबह लाइट आने के बाद जो है फिर से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। बारामूला जलशीरी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के। जिला इंतजामिया पुलवामा ने आज अवंतीपुरा इलाके में किश्ती वालों में लाइफ सेविंग जैकेट्स और ट्यूब्स तकसीम किए हैं। ये सामान ADC अवंतीपुरा और तहसीलदार अवंतीपुरा ने अगांचीपुरा इलाके में तकसीम किए हैं, जिसके बाद ही किश्ती वालों ने मसरत का इजहार करते हुए
इंतजामिया और साथ ही साथ उन अफसरान का एडीसी और तहसीलदार का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कश्ती वालों से कहा गया है कि वो आलात का सही इस्तेमाल करें और कश्ती में सफर करने वाले हर फर्द को जान बचाने वाले जैकेट्स देने का हुक्म दे ताकि किसी भी हादसे के दौरान जानी नुकसान ना हो। अफसरान ने कहा है कि वादी बर में हालिया वाकयात के पेश नज़र ये पहल की गई है। देखिए, ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक सर्विस प्रोवाइड की है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पुल नहीं बना है, इसीलिए जो ऑथराइज्ड यहाँ बोटमैन है उसी को हमने ये मतलब सप्लाई की है, उसको दे दी है, जिसमें 5 लाइफ सेविंग जैकेट्स है और 5 ट्यूब्स हैं, ताकि यहाँ के लोग उनको फैसिलिटी हासिल हो। यहाँ अक्सर लोग आर पार जाते हैं और हमने देखा कई इंसिडेंट्स भी यहाँ हो गई, इस दरिया में बहुत सारे लोग डूब भी गए। तो हमने स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर्स किए हैं गवर्नमेंट ने कि हम अनऑथराइज्ड किसी को यहाँ मतलब जाने नहीं देंगे और वो उसमें पनिशमेंट भी होगा। अब उसी कड़ी में आज हमने जो यहाँ का ये ऑथराइज्ड बोटमैन है उसके हवाले ये जैकेट किए, जो ये लाइफ सेविंग जैकेट से ये आराम से आर पार जा सकते हैं। उनके नाम यही मेरी अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो ताउन करें, बगैर ऑथराइज्ड जो हमारा ये बोट चल रहा है यहाँ, जो ये जहलम है यहाँ, जो हमने पिछली दफ़ा भी देखा है, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो गए। तो उससे एतराज़ करें तो और लीगली जो हमने यहाँ बोट रखा है उसमें से आर पार। यहाँ का ये मामला नहीं है, हमने बिल्कुल गवर्नमेंट अवेयर है, उन्होंने हमसे इससे पहले भी एक लिस्ट लिया है। यहाँ कई स्पॉट्स है जहाँ का लिस्ट हमने ऑलरेडी दिया है गवर्नमेंट को और वो सोच रहे हैं इस बारे में कि यहाँ पुल होना चाहिए। शुक्रगुजार तहसीलदार साहब मौसम जैकेट दी टूर दी तम खतर ये फैसिलिटी रोज अमाम ये पानी पान अगर कह दरस कह प्रॉब्लम गि तम सात कह प्रॉब्लम गि पतम गो वाक गंडबल तम कि बावजूद क्या 5-10 नफर तम गई जान पाक शुक्रगुजार यहान गम खतर कि कदल कह तरन वन खतर गया प्रॉब्लम अस नसा पेशेंट तम सात पे 10 किलोमीटर पेवान गन पत गाड़ी में दूर तमिस कह प्रॉब्लम ये ज्यादा हेकान बढ़ित अम खतर कदल वारिया लट गए डी साहबस निश पुलवामा तहसीलदार साहबस निश दपान कर। कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया अवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि मकीनों को कोई रिलीफ फराहम किए बगैर बार बार नए कवानीन के निफाज ने नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल पैदा कर दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी मायूसी का इजहार किया है। गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर दिए, इसका मतलब है कि इनकी नीत जो बीजेपी की है वो नीत ख़राब है। मैं कहूँगा आज तो बीजेपी की हुकूमत नहीं है, एनडीए की हुकूमत कहूँगा, जो बैसाखी के सारे पर जो हुकूमत है वो हुकूमत है और इनकी नीत बिल्कुल ही ख़राब है। गवर्नमेंट को ये और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो दिए, इसका मतलब है कि ये स्टेटहुड हमें देना नहीं चाहते। कांग्रेस कहती है, हमारी डिमांड है कि स्टेटहुड जो है फुल फ्लैग जो है, जो स्टेटहुड है वो कश्मीर में हम लोगों को दिया जाए। और दूसरा आपको मालूम है, आप देखिए बजट का 200 करोड़ रुपए ने बजट दिए थे पिछले साल, तो आज देखें 60 करोड़ है। मुझे समझ नहीं आती है क्या कहते हैं, तो मोदी तो पहले 400 पार, उसको भी अल्लाह पाक ने 400 से पार तो गए ही नहीं, वो तो हुकूमत भी अपनी नहीं बना सके और वो हुकूमत है जो बैसाखी के सारे पर चल रही है। तो और जो हमारे लीडरान है, जो हाई कमांड है, हमारे जो लीडर इसकी तरफ आवाज़ उठा रहे, उनके साथ जो प्रोटेस्ट हम आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हो रहे, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बाकी हमारे मेंबर हैं, हर ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं हमारे मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर। और हमारी एक ही आवाज़ है, जो हमारी हाई कमांड, हमारी लीडरशिप जो आवाज़ है, जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके साथ सुर के साथ सुर, ताल के साथ तार, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं इसके साथ। बिल्कुल मुतमिन नहीं है। ये आप मुझे बताएं, 200 करोड़ पिछले साल था, आज ये 60 करोड़ बता रहे हैं। ये बेबुनियाद खोखले हैं और ये मैं कहूँगा हुकूमत कहाँ है, ये क्या कहते हैं उसको, गुंडा हुकूमत है। देखिए महंगाई देखिए कितनी है, हम बार बार गैस की मतलब बात कर रहे हैं, या आप मुझे देखें बाकी चीज़ों में आप देखें गाड़ियों का।
सईद मंतकी खैर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुरा में आज करबला के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा, असातिज़ा और उलमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। करबला इंसानी इक़दार की रोशनी का घर के उन्वान से तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसका मकसद अवाम में अमन और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने के लिए किया गया। इस मौके पर मुकर्री ने करबला के पैगाम पर गुफ्तगू करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शानदार खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिर में डॉक्टर सईद सादिक हुसैन, डॉक्टर कौसर, डॉक्टर रियाज अहमद, प्रोफेसर नसरीन मलिक, सिब्ती मोहम्मद शबीर, तौसीफ अहमद वानी और दीगर ने मौजू पर रोशनी डाली और अमन, मोहब्बत और भाईचारे पर रोशनी डाली और जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और भाईचारे के साथ सबको रहना है। नबी रहमत और कुर्बान हमारा जो कुछ है वो उन्हीं की वजह कि ये सारी ज़मीन फितनों, फसादों, लड़ाइयों, झगड़ों के लिए नहीं है। ये सारी ज़मीन रेशियों, मनियों, अवलियाई कामिलीन और बुजुर्गानी दीन की सारी ज़मीन है। और यहाँ जो फसाद करने हैं, मामूली बातों पर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, ये हमारे ज़रफ़ की बात नहीं है। इसको खैरबाद करने के लिए हर सतह पर जो भी फोरम, जो भी कोरम, जो भी तंजीम है, इस पर लड़ाई लड़ रही है। तौसीफ साहब भी इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम, जिसका मैं सरपरस्त आला हूँ, वो भी बड़े पैमाने पर इसको नेस्त नाबूद करने के लिए काम कर रही है। या हमारे साथ इस मंतकी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले बात कही थी, बड़ी रंगीन व सादा है दास्तान हरम, इब्तिदा इसकी इस्माइल, इंतहा है हुसैन। अगर इस्लामी उम्मत को मिल करके अक़दार दीनी और इंसानी को बचाना है तो वो करबलाए मोहल्ला, इमाम हुसैन की नहज़त और आशूरा की क़ुरबानी के दर्स से हम बचा सकते हैं। ये बात तन्हा हमारी नहीं है। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, बहर हक़ दर खाक व खुन गलती दस्त, बस बेनाए लाइला गर्दी दस्त। इमाम हुसैन बुनियाद दीन हैं। अगर हम दीन में तज़ल्ज़ुल देखते हैं तो उस दीन के तज़ल्ज़ुल को रोकने के लिए, बचाने के लिए हमें इमाम हुसैन के रास्ते पर आने की ज़रूरत है। और वो लेक्चर्स और वो पैगाम करबला पूरी दुनिया में आम करने की ज़रूरत है कि जहाँ हर इंसान का धड़कता हुआ दिल ये कहता है कि अगर क़द्र इंसानी को, इंसानी वैल्यूज़ को किसी ने बचाने की आखिरी हद तक कोशिश की है तो उनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसलिए इस ज़माने में जम्मू कश्मीर मंशियात की लपेट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 लाख से ज़ायद अफराद मंशियात के आदी बन चुके हैं, जबकि इसमें ख़वातीन की भी एक खासी तादाद शामिल है। अगर इस वबा पर काबू नहीं पाया गया तो जम्मू कश्मीर का आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही ख़तरनाक होगा। इस हवाले से माहिर नफ्सियात लैला कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर में 7 साल बच्चे से लेकर 70 साल बुजुर्ग अफराद के केसेस भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात पर काबू पाने के लिए समाज के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, ताकि इस पर मुकम्मल तौर से काबू पाया जा सके और आने वाले मुस्तकबिल को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें यूथ इन्वॉल्व है, हमारे जो नौजवान है वो इन्वॉल्व है, बुजुर्ग इन्वॉल्व है, लड़कियां इन्वॉल्व हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रग फैल रहा है और सबसे पहली बात है हमें इसका स्टिग्मा रिमूव करना चाहिए। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा है, वो गुनहगार है, वो गलत है। उसकी एक बीमारी है, उसको उस तरीके से देखो, उस नज़र से देखो कि वो बीमार है। बाकी जजमेंट साइड पे आप रखें कि वो गुनाह कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो बुरा इंसान, वो सारी चीज़ें आप अलग रखें, एक बीमार की नज़र से देखें। हम कैंसर के पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, हम कोई डायबिटिक का पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं। तो एक ड्रग एडिक्ट जो बीमार है, जो इस लत में फंस चुका है, जो रोज इस लत से निकलना चाहता है, उसको हम एक बीमार की नजर से और बीमार का इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं? होता कैसे है, मतलब ऐसे इस चीज का शिकार कैसे होता है? देखिए, ड्रग में पड़ना इस वक्त कश्मीर में बहुत आसान है। आप दोस्तों के साथ बाहर गए हैं,
किसी ने कह दिया कि चलो जी आज हम चरस पीते हैं, चरस एक बार पिया उसके बाद उसकी लत लग जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस है जो आपको ऐसा डोपामिन देते हैं बॉडी में, ब्रेन में, कि वो खुशी और वो नम कर देता है इंसान को। तो जो भी हो रहा है उसको फील नहीं होता है, और आजकल के नौजवान इजीली एस्केप ढूंढते हैं, वो चाहते ही हैं वो नम हो जाए। नींद किसी को नहीं आता है तो ड्रग्स का सहारा ले लेता है, फैमिली इश्यूज होते हैं तो ड्रग्स का सहारा लेता है, किसी के साथ जो आजकल रिलेशनशिप्स आप देख रहे हैं बच्चों के या बड़ों के, कोई रिलेशनशिप में इशू हो जाता है तो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फोन एक्सेसिव यूज करने से बच्चे भी ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल फोनों पे भी यही है, ड्रग्स है, फांसी है। आप यूट्यूब देखिए, आप कोई कुछ भी खोल लीजिए, यू आर वन क्लिक अवे। जो एक अडल्ट को भी नहीं देखना चाहिए वो एक बच्चा भी देख रहा है। डोडा से फूलडोडा तक का रोड जो डोडा को दीगर मकामात से भी जोड़ता है, जिसकी खराब हालत से मकामी लोग परेशान हैं। ड्राइवर्स और मकामी लोगों ने बताया कि तकरीबन 5 किलोमीटर का यह हिस्सा खड्डों से भरा हुआ है। इसके अलावा ड्रेन का निज़ाम भी खराब हालत में है और बरसात के दिनों में पानी भर जाने का बड़ा मसला दरपेश होता है। उन्होंने R&B डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की है कि इस मामले को देखे ताकि इस सड़क पर ट्रैफिक आसानी से चल सके। ताहम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWT मनोज गुप्ता ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गुत्तू से बात करते हुए यकीन दिलाया कि जल्द ही इस हिस्से की मरम्मत की जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। ये है कि रास्ते में खड्डे पड़े हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं होती है इसमें, मतलब ऑफिसर लोग सिर्फ पैसे निकालते हैं, कोई मुलाजिम नहीं होता है इसमें देखने के लिए, कोई एज नहीं होते हैं, कोई ऑफिसर नहीं होते हैं, सिर्फ खाली बिलिंग होती है, बाकी कुछ नहीं, काम 0% होता है। ड्राइवर को तो हमें गाड़ी चलने पे तो हर वक्त दिक्कत होती है, मतलब जब भी हम कहीं रोडों पे, ये यहाँ का नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का यही हाल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो यही हो रहा है। हेडक्वार्टर में जहाँ के बड़े बड़े अफसर वाला रहते हैं, जहाँ की वहाँ यहाँ की कंडीशन है, तो बाकी इलाका की क्या होगी? वहाँ आप देखोगे तो वहाँ तो इससे भी बदतर हालत है। एक रास्ता भी सही नहीं होता है, लेकिन एक सवारियां भी ओवरलोड लोग ड्राइवर साहिबान चढ़ाते हैं, क्या उनकी भी गलती है, लोगों की भी गलती है कि जबरदस्ती अगर 10 सीटें मतलब 10 आदमियों की जगह होती है तो 25 आदमी चढ़ते हैं। ड्राइवर बोलता है नहीं जी ये जबरदस्ती। उनको ये बताना चाहते हैं कि कम से कम रोड की तरफ तवज्जो दी जाए, अफसर बालान को हुक्म सादर किया जाए कि ताकि वो उस रोड को मेंटेनेंस करे हर जगह, हर इलाके, चाहे भद्रवा, डोडा, गुंदो, कारा, किश्तवाड़, जैसे भी जितने भी इलाके पड़ते हैं रूरल एरिया में। अगर रूरल एरिया में आप देखोगे तो वहाँ इससे बेहतर कंडीशन है। ये तो हेडक्वार्टर की बात है, तो बाकी जगहों की क्या बात हो? वहाँ अगर सही आप देखोगे ना क्या हालत है इन रोडों की, तो कम से कम थोड़ा सा अफसर बालान को भी देखना चाहिए। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रोड सभी जरूरी है, चाहे लिंक रोड है, बर्थ रोड है, डोडा देसा रोड है, हर रोड इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये मेन लिंक होती है। और लिंक रोड सबसे बड़ा लिंक है, जहाँ से किश्तवाड़ की गाड़ियां, भद्रवा की गाड़ियां, हर जगह की गाड़ी इस पर होती है, आती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। लेकिन इस रोड की हाल ऐसी है कि कहीं रट्स हैं, कहीं रोड वाइडनिंग हुई है, पूरी नहीं हुई है, उसको फिनिशिंग नहीं दी गई है, क्योंकि ये हमारा बहुत पहले से मुद्दा था। हम हर मीटिंग में ये बोलते थे कि इस रोड की वाइडनिंग की जाए, डबल किया जाए, लेकिन ये इस पे काम किया, या तो पैसा खर्च प्रॉपरली नहीं हुआ, या तो मैं कहता हूँ मैनेजमेंट नहीं सही हुई। तो इस पे रट्स भी हैं, काफी काम अभी बकाया है। 3 साल 4 साल से काम चल रहा है। 5 किलोमीटर की रोड है, ये पूरी नहीं हो रही। सरफेस भी ठीक नहीं है, बैक साइड भी ठीक नहीं है, ड्रेनेज ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा लगा है अगर इस पे प्रॉपर देखा नहीं जाए, प्रॉपर चीजों को किया नहीं जाए, ये फिर डैमेज होगी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ, जिसके पास भी ये रोड है, चाहे PMGSY चाहे R&B है, ये बर्थ रोड है, देसा रोड है, देसा रोड की देखें 3 किलोमीटर की क्या हालत है। रोड तो ठीक है, लेकिन वहां देखें जब भी बारिश आती है ऊपर से स्लाइड आता है, स्लिप आती है और जमा होती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मेन रोड है डोडा पुरडोडा रोड, डोडा पुरडोडा लिंक रोड। यहाँ से हमारा लिंक किश्तवाड़ के लिए भी है, भद्रवा के लिए भी है, मतलब गुंदो के लिए भी है, ठाठरी के लिए। सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुझे लगता है इसी रोड पे चलता है, इसी रोड पे लोग आते जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी लिंक रोड्स हैं, उनकी भी। ये रोड हमारी जो डोडा से पुलडोडा जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, जो किश्तवाड़ जिसको भी जाना होता है या भद्रवा यही रोड यूज करते हैं। इस रोड में आपने देखा होगा 1-2 साल से विजुअल चेंजेस
जैसे हमने जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती थी ड्रेनेज सिस्टम में, हम वो जो पाइप्स को हटाकर हम वहाँ पे आरसीसी कल्वर्ट्स बना रहे हैं। तो साथ ही में जहाँ पे ये अभी पॉट होल्स बन गए हैं उसको भी इसी साल प्लान में रखा है। हमें उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में ये रोड बिल्कुल फिट हो जाएगी। अभी जो कंडीशन बनी हुई है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या यकीन दहानी लोगों को करवा रहे हैं और कब तक हम माने कि ये डोडा बुलडोडा रोड जो सही तरीके से ठीक हो जाएगी? ये 1-8 महीने में ये हमारा पॉट होल का प्रोग्राम जैसे ही अप्रूव हो जाता है हम वैसे उसका काम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है, किस तरह से सुधारा जाएगा? वो ड्रेनेज इसमें जैसे जब भी बड़ी ज्यादा बारिश पड़ती है तो जो नालों में जो मलबा आ जाता है उससे जो नालियां जो है ब्लॉक हो जाती हैं, जो रोड के साथ पानी जो है रोड पे बहना शुरू हो जाता है। इसी सिलसिले में हम यहाँ लगे हैं, जहां जहां हमें लगता है कि जहां ब्लॉकेज हो जाती है, पाइप चौक हो जाती है, तो वहां पर हम ये आरसीसी कल्वर्ट्स बना रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम कम से कम हो, रोड की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। नाजरीन, आज के इस अब तक प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।